सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मास्टर शिक्षा गौरव और आज हम इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके टोटल 6 पार्ट हैं, तो 6 में से हम धीरे धीरे करके शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आप भी इसको करते रहें और हम भी इसको कंप्लीट करा देंगे फटाफट से। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी एड ब्रेक के। सो पहले आप चित्र देख लीजिए, ये वाला। ये चित्र फ्रेडरिक सारियू द्वारा बनाया गया है। विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वपन राष्ट्रों के बीच संधि कब हुई थी? संधि 1848 में। सो आगे देखते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 1848 में इसने क्या किया था? फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। आपको दिख रही है चित्र ये। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनी थी। ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे। इसमें आपको ये लाइन भी बोली गई है, प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के मिलकर बनी थी। ओके। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं इसके अंदर जो दिखाए गए हैं। सभी उम्र में क्या थे? सामाजिक वर्गों में स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में अपनी स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जो कलाकार थे उसमें ज़्यादातर महिला को स्वतंत्रता का रूप प्रदान किया जाता था। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। देखो, पहले में ये मशालें रखी है यहाँ पे और दूसरे में उसने घोषणा पत्र ले रखा है, देखिए। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे। घोषणा पत्र ले रखा है यहाँ पे, आपको मैं बता रहा था। यहाँ पे प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारू के कल्पनादर्श को हम क्या बोल सकते हैं? यूटोपिया बोल सकते हैं। यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। सभी लोग क्या अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनकी पहचान कैसे की जाती है? उनके कपड़ों से और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से ये लोग स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे हैं। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं और इस जो जुलूस निकल रहा है उनका नेतृत्व कर रहे हैं ये लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। वो भी फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से फ्रांस के नाम से ज़्यादा क्रांतिकारी तिरंगे के नाम से पहचाना जाता है। और प्रतिमा के पास नया शब्द भी देख लेते हैं हम, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन होता है, व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश उनकी सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। इसलिए इतिहास में ऐसी सरकार क्या बोला जाता है? निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रित, जो बहुत केंद्रित होती है, सैन्य बल पर आधारित होती है और दमनकारी होती है। वे बहुत ही कानून चलाते ज़्यादा। कल्पनादर्श यूटोपिया मैंने आपको बताया था क्या इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। बहुत आदर्श जो होता है उसे हम कल्पना दर्श कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग, उसके पीछे कौन से? जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। तब तक वो कौन से? जो जर्मन लोग तो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। आगे है, जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासत को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह रखते हैं। वो क्या कहते हैं? एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह रखते हैं। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रियाई और 2 सिसिलियों की राजशाही, लाम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग, ये सब ये देश के नाम हैं।
ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह क्या देख रहे हैं, ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमा रहे हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, ताकि कि वो देखो ईसा मसीह, संत, फरिश्ते सब इकट्ठे वहीं खड़े हैं, वो भाईचारे का प्रतीक दिखाया जा रहा है। अब इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारू ने चित्र 1 में ही की थी। जो फ्रेडरिक सारू है ना, उनकी अभिव्यक्ति काल्पनिक कब करी थी, चित्र 1 में ही आपको दिखाई गई है। ओके, 19वीं सदी में के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। ओके, अब इन परिवर्तनों में अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय समाजों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। क्या हुआ था, राष्ट्र राज्य का उदय किया गया था। यूरोप में लंबे समय में एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता ले रहे थे और एक केंद्र शक्ति की थी। उनकी केंद्र शक्ति इकट्ठी हो रही थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों राष्ट्र राज्यों में उनके न शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में भी एक साझा पहचान थी। उनका नागरिकों की एक पहचान थी का भाव और साझा इतिहास भी था, या विरासत की भावना थी। आप ये या विरासत की भावना भी कह सकते हैं। साझेपन की यह भावना अनंत काल में नहीं थी, ये पहले नहीं थी लेकिन अब है। चैप्टर के अनुसार यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई है। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व में आए। इससे अगला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या क्या किया एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जो फ्रेडरिक सारू ने एक चित्र जो हमने बनाया था, कब बनाया था, 1848 में फ्रेडरिक सारू ने बनाया था। उसमें वो सामाजिक और प्रजातांत्रिक के सपनों का संसार उसने रचा था। ठीक है, उसके बाद उसमें स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में खड़े हुए थे। उसके बाद वो वो क्या नाम है, उसने अपने हाथ में जो क्या नाम है